ठीक है. A very good afternoon to all of you. Sorry to make you wait a little. Um, so let's start with the topic. So we were doing chapter three of quants. ठीक है. And in this particular chapter, we had discussed a few topics with respect to mean mode, median. We had discussed. We had discussed with respect to standard deviation and target downside deviation. I think this much we had done. Mean absolute deviation में हम कर चुके थे discuss, है ना? तो ये सब हम चीजें डिस्कस कर ली थी. And today we shall move one step forward, and we shall use certain concepts of mean and standard deviation, as well as we will go a further little deeper into other aspects of the data. ठीक है. जब मैं एस्पेक्ट्स ऑफ डेटा की बात कर रहा हूँ तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ चीजें हैं जिनका हम डिस्कशन करेंगे, विच आर रेलिवेंट एंड इम्पॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है. चलो. Now, first topic that we are going to discuss for today is going to be about coefficient of variation. Okay. Coefficient of variation. सबसे पहले मैं स्टार्ट इस टॉपिक से करूंगा. अगर मैं आपके सामने तीन पोर्टफोलियोज रखता हूँ, इफ आई कीप थ्री पोर्टफोलियोज in front of you. Guys, let me know if my audio video fluctuates a bit because Zoom is showing me the internet is a bit unstable, है ना? तो बीच में अगर पढ़ाते वक्त ऐसा हो कि इंटरनेट फ्लक्चुएट करे तो लेट मी नो. ठीक है. Okay. Now coming Yes, back to the topic. Okay. ठीक है. ठीक. So let's say you have three portfolios in front of you. The average return of portfolio is 15%. The average return of portfolio B is 12%, and the average portfolio return of portfolio C is 18%. 15%, 12%, and 18%. Amongst these three portfolios, which portfolio are you going to choose? मैंने तीन पोर्टफोलियो दिए हैं, एक का एवरेज रिटर्न 15 है, एक का 12 है, एक का 18 है. इन तीनों पोर्टफोलियोज में से आप कौन सा पोर्टफोलियो चूज करोगे इफ यू गिवन अ चॉइस? Obviously 18%, right? Makes sense, because this particular portfolio is giving me the highest average return possible. Okay. But now I will add one more layer of information. I will add one more layer of information which shall change the entire game. How? I'll give you standard deviation. Standard deviation. ठीक है. अब देखते हैं स्टोरी कैसे चेंज होती है. Now the standard deviation of the portfolio is 12%. Sorry. Portfolio A is 4%, 6%, and 10%. Now if I ask you which portfolio are you gonna choose, तब वहां पे कंफ्यूजन होता है कि अब हम कैसे चूज करें. अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू रिमेम्बर व्हाट इज द स्टैंडर्ड डिवीजन? स्टैंडर्ड डिवीजन होता क्या है? व्हाट इज स्टैंडर्ड डिवीजन? वी डिस्कस इन द लास्ट क्लास. कैन यू टेल मी व्हाट इज स्टैंडर्ड डिवीजन? so deviation from mean. How डेविएशन much फ्रॉम मीन. a value deviate? एवरेज डेविएशन फ्रॉम मीन हम ऐसे बोल सकते हैं, एवरेज डेविएशन फ्रॉम मीन इज स्टैंडर्ड डेविएशन. ठीक है, वो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है. तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई पोर्टफोलियो 15% रिटर्न निकाल रहा है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 4% है, यानी 15% हम एवरेज निकालेगा, ऊपर नीचे 4% हो सकता है, यानी 11% से 19% तक भी जा सकता है, उससे ज्यादा भी जा सकता है. ठीक है, बट मोस्टली 4% तक जाएगा. बी का एवरेज 12% है, ऊपर नीचे कितना हो सकता है? 6%, यानी नीचे 6%, ऊपर 18%, इतना डेविएट कर सकता है. सी का एवरेज 18%, डेविएट 10% तक कर सकता है. ठीक है, दैट इज एवरेज डेविएशन. दैट इज एवरेज डेविएशन. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? सबसे पहली चीज समझ में आई एवरीवन? सिमरन समझ में आ पा रहा है? ठीक.
तो उस केस में हाउ डू आई इवेल्युएट विच फंड इज सुटेबल फॉर मी, तो उसके लिए हम क्या निकालते हैं, वी कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हम कैलकुलेट करते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। देखो फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मूले का मतलब समझना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका मतलब हो गया रिस्क पर यूनिट ऑफ रिस्क पर यूनिट ऑफ रिटर्न। Risk per unit of return is what? Coefficient of variation, which means पोर्टफोलियो ए के लिए कैलकुलेट करो, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 4 डिवाइड बाय 15 कितना हुआ, पीछे अपना आंसर 4 डिवाइड बाय 15 कितना हुआ, 0.2 गाइस आर यू देयर, 0.27 0. क्या बोल रहा है, 27 0.27। ठीक है, पोर्टफोलियो बी का निकालो, ये ए का हुआ, बी का निकालो, बी का कैसे 0.5 निकालोगे, 6 डिवाइड बाय 12.5। ठीक है, 0.55 सी का निकालो, सी का 18। Now, amongst the three portfolios you have, amongst all these three, portfolio has the least amount of risk per unit of return. सबसे कम risk per unit of return किसका है? Amongst these three portfolios, सबसे कम risk per unit of return किसका है? Portfolio A का। Portfolio A का। Since portfolio A has a least risk per unit of return, we can say that the best portfolio amongst these three is portfolio A. The best portfolio amongst these three is portfolio A because उसका risk कम है for every unit of return which it is producing. For every unit of return which it is producing, the risk is pretty less. The risk is pretty less. I hope you are able to follow Simran, Vivek, Aryaman, Cleo. Yes, sir. ठीक है, ठीक है, awesome. चलो, if this is clear to you, then let's solve one question I'm giving to you right away. Okay. This is a very simple question which I'm giving. Please try to solve this. एक 2 मिनट, आसान क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व करना। Sir, 1.44 and 6.69. ओके, लेट तो सॉल्व एक बार डिस्कस करते हैं।
Done. Simran and Yes, sir. correct. ठीक है, चलो इसमें आर्यम ने बड़ी चीज लिखी है यहाँ पे, टेबल्स आर सेफर, है ना? अच्छा, फॉर दोज हु डोंट अंडरस्टैंड टेबल्स, टेबल्स आर द Treasury treasury, bills, exactly, government bonds. government bonds, very good. So these are government bonds. अगर फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यार मेरे को कैलकुलेशन नहीं आती, है ना, मेरे को समय नहीं मिलता कैलकुलेशन करने का या कुछ नहीं होता, और मेरे को डायरेक्टली क्वेश्चन दे दिया जाता और मुझे पूछा जाता कि किसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सबसे कम आएगा, यानी रिस्क पर यूनिट ऑफ रिटर्न किसका कम आएगा, और मेरे को दो ऑप्शन दिए गए होते हैं। तो विदाउट इवन सॉल्विंग द क्वेश्चन आई कुड हैव अप्रोच दिस वेरी इजीली। हाउ I could have solved this question very easily without even thinking much. How? Just by seeing the risk per unit of return. If the risk per unit of return is less, and obviously it is going to be less for T-bills, I would have easily solved this question. ठीक है, तो मुझे अपना ही पता लग जाता है कि रिस्क पर यूनिट ऑफ रिटर्न टी-बिल से कम आएगा, तो अल्टीमेटली दैट शैल बी माय आंसर इजीली। ठीक है, so that is how you can approach the question. Other ways, directly solving the question as we had discussed now. ठीक है सर, अगर कोई टी बिल्स नहीं होते, इसकी जगह कोई स्टॉक होता कंपनी का और ये इंडेक्स है, तो फिर तो करना ही पड़ता ना। फिर तो ऑब्वियसली करना पड़ता, बिल्कुल करना पड़ता। इवन मैं तो फिर भी बोलता हूँ एग्जाम में, बिकॉज देखो एवरी स्मॉल मार्क्स इन एग्जाम काउंट्स। ठीक है, तो एग्जाम में ट्राई टू सॉल्व फिर ही आंसर करना, ऑल्दो एक बार लॉजिक होता है ना दिमाग में तो इट बिकम्स इजी, फिर उसमें डर नहीं लगता कि यार गलत तो ना हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, तो यू आर नॉट स्कैर्ड, सो इट बिकम्स अ लिटिल इजी। बट हाँ, ऑलवेज सॉल्व वंस फॉर फाइनली टेकिंग द आंसर। ठीक है, यस। ओके, चलो now we move to LOSC, LOSC, which is on skewness, kurtosis, and correlation. सबसे पहले, before studying this topic, one thing that we need to understand about this topic is कि why are we even studying about it? ठीक है, ये टॉपिक पढ़ने का भी रीजन क्या है हमारा, हम क्यों इस टॉपिक को कर रहे हैं। The reason for studying this topic is that we want to understand the behavior of data or the nature of data. अगर हम डेटा का नेचर समझ जाते हैं तो उससे भी काफी चीजें हमारी आसान हो जाती है। ठीक है, उससे भी हमारी काफी चीजें आसान हो जाती है। ओके, सो दैट इज व्हाट स्क्यूनेस इज concerned with. That is what skewness is concerned with, kurtosis is concerned with, and correlation is concerned with. That it helps us to understand the nature of the data. It helps us to understand the nature of the data. अब वो कैसे करते हैं वो समझते हैं। सबसे पहले हम बात करके स्क्यूनेस की। सबसे पहले हम बात करके स्क्यूनेस की। स्क्यूनेस का मतलब क्या होता है? स्क्यूनेस का मतलब होता है बायसनेस इन द डेटा इज व्हाट स्क्यूनेस इज। कभी हम बोलते हैं ना योर ओपिनियन इज अ लिटिल स्क्यूड टू अ पर्टिकुलर विंग, लेट्स से लेफ्ट विंग और राइट विंग, या जो भी उसका किसी का थॉट प्रोसेस हो सकता है। तो स्क्यूनेस भी वैसी होती है कि कभी कभी डेटा एक तरफ ज्यादा अलाइंड होता है। डेटा इज नॉट ऑलवेज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये मैं लाइन यूज कर रहा हूँ, आई होप कुछ लोग समझ पाएंगे, शायद कुछ लोग नहीं समझ पाए, वो आगे चैप्टर में और समझ पाएंगे इस चीज के बारे में जब मैं लाइन बोलता हूँ कि डेटा हमेशा नॉर्मली स्क्यूड नहीं होता, मतलब डेटा हमेशा बराबर तरीके से बटा हुआ नहीं होता, है ना। डेटा में कुछ वैल्यूज होती हैं जो किसी पर्टिकुलर साइड ज्यादा इंक्लाइन कर रही हो। ठीक है, कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ कि विराट कोहली की 2012-13 की मैचेस का जो भी स्कोर था अगर वो ले और 2016-17 का जो परफॉर्मेंस ले, तो यहाँ पे डेटा बिल्कुल स्क्यूड मिलेगा टुवर्ड्स 50 अबव, ऑलमोस्ट 50-70 अबव। यहाँ पे मुझे मिलेगा 20-30 वाला डेटा, जहाँ पे वो 20-30 रन मार रहा है, 40 रन मार रहा है, और यहाँ पे हर मैच में सेंचुरी, हाफ सेंचुरी, हर मैच में सेंचुरी, हाफ सेंचुरी मार रहा है।
तो स्क्यूनेस आ गई यहाँ पे डेटा में. दिस डेटा इज अ लिटिल skewed towards let's say hundreds or 50s or 70s which विराट कोहली scored. ठीक है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं है. ठीक है, तो उस चीज के बारे में समझते हैं कि स्क्यूनेस काम किस किस तरीके से कर रही है, स्क्यूनेस में होता क्या है. ठीक है, तो स्क्यूनेस में क्या होता है ना, स्क्यूनेस तीन तरीके की हो सकती है. स्क्यूनेस कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स. ठीक है, पहली होती है पॉजिटिवली स्क्यूड, दूसरी होती है नेगेटिवली स्क्यूड, और एक होती है जीरो स्क्यूनेस जिसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं. ठीक है, ये छोटी सी टेबल है, एक बार बना लो और ये एक बार लिख लो ताकि एक बार नोट्स में आपके पास एक बार रेफरेंस के लिए रहे, फिर मैं दोनों में आगे बढ़ता हूँ. ठीक है, जस्ट इट विल टेक हार्डली 1 मिनट. फटाफट नोट कर लो प्लीज. डन. Yes. ठीक, गुड. चलो, सबसे पहले समझता हूँ पॉजिटिव स्क्यूनेस क्या होती है. तो पॉजिटिव स्क्यूनेस का एक एग्जांपल लेते हैं, उससे समझ में आएगा. ठीक है, लेट्स से आपके पास 100 घर है, 100 मकान है, और ऐसे समझो, आउट ऑफ दोस 100 हाउसेस 99 का जो प्राइस है, 99 का जो प्राइस है ना, वो है लेट्स से 1 लाख रुपीस. ठीक है, 99 का जो प्राइस है वो है 1 लाख रुपीस. और जो एक घर है ना, उसका प्राइस है लेट्स से 10 लाख रुपीस. मुझे इसका बताओ, इसका मीन कितना आएगा, इसका मोड कितना आएगा, और इसका मीडियन कितना आएगा. प्लीज कैलकुलेट द मीन, द मोड एंड द मीडियन. What shall be the mean of the data, what shall be the mode of the data, and what shall be the median of the data. मीन कितना आएगा, मोड कितना आएगा. अब आंसर कर दो चैट बॉक्स में भी, दैट्स ओके इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल स्पीकिंग. डन एवरीवन. यस सर. 11,000 मीन. कितना 11,000. मीन. भाई मीन 11,000 कैसे आ सकता है भाई, एक चीज समझा मुझे. जब 99 घरों का प्राइस 1 लाख रुपीज है, एक घर का प्राइस 10 लाख रुपीज है, तो 11,000 मीन कैसे आ सकता है. सिमरन बोल. 1,09,000. शाबाश, ये थोड़ा रेलेवेंट लग रहा है आंसर मेरे को, थोड़ा रिलेटिवली सिंपल क्वेश्चन है यार, मतलब कैलकुलेटर में जाना पड़ेगा इसके लिए भी. भाई मीन का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज. ठीक है, सम ऑफ वैल्यूज मतलब 99 घरों का प्राइस है 1 लाख रुपीस. ठीक है, तो ये तो 99 लाख तो ऐसे ही हो गए.
ठीक है, प्लस एक घर का प्राइस कितना है 10 लाख रुपीस, तो 10 लाख रुपीस में दोनों को ऐड करा, डिवाइड बाय 100 हाउसेस, 1,09,000 आ रहा है, सिंपल, दैट इज द मीन। Sumi. 50. क्या कह रहे सिमरन? So can you please do that again? Sir, all I have done is that there are 99 houses whose price is 1 lakh rupees. Let me put it in this way, that mean is equal to what? Sum of values divided by number of values, right? So if 19 houses have a price of 1 lakh rupees, that means the total would be 19 lakh, right? 19 into 1 lakh is 19 lakh, plus there's one house which is priced 10 lakh rupees. So the total comes out to be 1 crore 9 lakh rupees. 1 crore 9 lakh divided by 100 is 10 lakh, 1 lakh 9,000. Okay, that is what we have done. Arman, I hope it makes sense. Yes, sir. Got it. Okay. Now we need to calculate the mode and the median. What shall be the mode? Okay, I think Simran has answered. 1 second. Mode shall be 1 lakh rupees. Very good, Simran. बहुत सही. Mode shall be 1 lakh. Mode क्या होता था? The value Maximum which number of occurs observations. most exactly. And सबसे ज्यादा क्या आ रहा है हमारा? 1 1 लाख आ lakh. रहा है बार बार, कि 99 बार आ रहा है वो, इसलिए, है ना? शाबाश, वेरी गुड. दैट शैल बी द मोड. एंड व्हाट शैल बी द मीडियन? मीडियन क्या होगा? मीडियन, मीडियन बताओ. मीडियन इज द मिडिल मोस्ट वैल्यू, सेंटर मोस्ट वैल्यू. सेंटर मोस्ट वैल्यू क्या होगी? 1 lakh. 1 लाख होगी, एग्जैक्टली. कि भाई मैं असेंडिंग ऑर्डर में लगाऊंगा, 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख, लास्ट में आएगा 10 लाख, तो बीच में तो फिर भी 1 लाख क्या आएगा? तो मीडियन में कितना हुआ? 1 लाख हुआ. बहुत बढ़िया, शाबाश. ठीक है, अब एक चीज समझो. अब यहाँ पे एक चीज समझने की है. कोई चीज समझनी क्या है कि यार, सारे घरों की प्राइस 1 लाख थी ऑलमोस्ट, एक घर 10 लाख का आया, तो उससे मीडियन और मोड तो इम्पैक्ट नहीं हुए. मीडियन और मोड तो इम्पैक्ट नहीं हुए, बट मीन इम्पैक्ट हो गया. सो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वन आउटलायर, अब मैंने यहाँ पे वर्ड यूज करा है आउटलायर, एक एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, है ना? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वन एक्सट्रीम आउटलायर, the price of how the mean value has changed and it hasn't pushed towards right. अब वो right क्या है वो बता. तो अगर मुझे एक ग्राफ बनाना हो, एक ग्राफ बनाना हो, अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, बिफोर आई मेक दिस ग्राफ, आई नीड टू एक्सप्लेन यू वन थिंग. वरना बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि जब हम कोई प्लेन पे ग्राफ बनाएंगे, और जो मैं ग्राफ एक्सप्लेन करूंगा, उस पे ये जो लाइन होती है ना, दिस पर्टिकुलर लाइन इज द वैल्यूज ऑफ द डेटा. जैसे हमारे केस में क्या हो रहा है, जो डेटा है वो 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख आ रहा है, तो 0 से 10 लाख तक जो भी डेटा वैल्यू ले सकता है वो, और लेट्स से 1 लाख कुछ यहाँ आ रहा है, मान लो एग्जाम्पल, ये 2 लाख है, 3 लाख ऐसे करके 10 लाख है. तो ऑल द पॉसिबल वैल्यूज विच द डेटा कैन ऑक्यूपाई वो यहाँ एक्स एक्सिस पे आती है, और जो वाई एक्सिस होती है ना, वो होती है फ्रीक्वेंसी. तो जो डेटा, जैसे अगर मैक्सिमम डेटा यहाँ आ रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होगी, और इसकी थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी होगी. ठीक है, और इन सबको कनेक्ट करने के लिए हम क्या बनाते हैं, कर्व बनाते हैं. दिस इज माई कर्व. इसे हम कर्व बोलते हैं, टू कनेक्ट ऑल द हाइज एंड द लोज टुगेदर. ठीक है, तो आपके जितने भी ग्राफ बनेंगे वो कुछ इस तरीके से बनेंगे. ठीक है, इसे हम बोलते हैं पॉजिटिवली स्क्यू डेटा, दिस नोन एज पॉजिटिवली स्क्यू. तो ये आपका 1 लाख आया, सॉरी थोड़ा 1 लाख में थोड़ा सही से बना देता हूँ. जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ये 1 लाख. और तो यहाँ पे ही आपका क्या आएगा, मोड एंड मीडियन. और आपका यहाँ पे क्या आएगा, मीन. 1,09,000 है ना, क्योंकि वो यहाँ पे क्या आएगा, मीन. आई होप समझ में आया ग्राफ कैसे बनाया मैंने.
Aryaman, Simran, Vivek, clear? Yes, sir. But I would Simran, like you Vivek, to able to explain it again. हाँ, I'll explain it, that's not a problem. मैं कहूँगा तो उसको नीचे बना दूंगी एक बार. So you want me to explain the graph part? Yes, sir. So whenever we make a graph with respect to the data in finance, how it is made, ठीक है? उसको बनाते किस तरीके से है? One second. ठीक. तो जो x axis होता है ना, इस पे आता है all the values which data take, all the values which data occupy. हमारे केस में क्या क्या कर रहा है? 1 लाख 10 लाख ये ले रहे हैं मोस्टली, ठीक है? तो ये ले लो 0 से 10 लाख तक की डेटा की रेंज है, ठीक है? तो ये तो हो गया जो जो पॉसिबल वैल्यूज वो ले सकता है एक्स एक्सेस. वाई एक्सेस होता है फ्रीक्वेंसी कि डेटा की क्या फ्रीक्वेंसी है. सो फॉर एग्जांपल अगर ये 1 लाख का डेटा पॉइंट है, ये 2 लाख है, ये 3 लाख है, ये 4 है, ये 5 ऐसे करके ये 10 तक है. तो अभी सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ पे है? यहाँ पे 1 लाख पे, ठीक है? तो हमारा जो कर्व जाएगा वो कैसे आएगा? यूं और फिर कुछ ऐसा जाएगा. फिर 10 लाख पे एक डेटा पॉइंट है, सारे सबसे ज्यादा वैल्यू कहाँ पे है? यहाँ पे. तो दिस शैल बी माय मोड इक्वल्स टू मीडियन. ये दोनों 1 लाख आ रहे थे, तो ये मेरा वो डेटा पॉइंट हो गया. और मेरा 1,09,000 का आएगा कुछ यहाँ पे, ये होगा मेरा मीन. तो मैं कह रहा हूँ इन द केस ऑफ पॉजिटिव स्क्यू डेटा द मीन इज ग्रेटर देन मोड इज ग्रेटर देन. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉजिटिवली स्क्यूड डेटा. ठीक है, ठीक है. So सॉरी. in a positively skewed data, there is a positive outlier, a positive extreme observation that वेरी tends. गुड. द आउटलायर इज ग्रेटर देन द मोड वैल्यू और द मीडियन वैल्यू एंड द मीन वैल्यू. Okay. ठीक है. आउटलायर की वैल्यू इतनी बड़ी होती है कि वो मीन को अपनी तरफ खींच लेता है. So 10 lakh तक 10 lakh since it's not a huge value compared to 1 lakh, so it push the mean towards itself. But on the positive side, on the positive side, ठीक है? So that is positively skewed. That So is negatively skewed one will pull the median towards the negative side. very good, very good, absolute. ठीक है? I hope you are getting the clarity. Yes. Perfect. Please make the graph. And इसमें प्रॉपर्टी होगा मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मोड. लिख लेना, ठीक है? थोड़ा से गंदा सा हो गया बट प्लीज नोट. और ग्राफ बनाना प्रॉपर तरीके से. सिमरन समझ में आ पा रहा है? Yes. Okay.
Done. Everyone noted? ठीक, sure. Similarly, negative skewed के केस में क्या होगा? Let's say सारे घर की प्राइसेस है 1 लाख और एक घर की प्राइस है 0, है ना? सेम एग्जांपल ड्राफ्ट करो, हेडिंग डालो नेगेटिवली स्क्यूड एंड देन प्राइस 0 एंड देन सबकी 1 लाख. सेम तरीके से मीन मोड मीडियन एंड प्लीज मेक द ग्राफ. सब कुछ सेम बट ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ द डेटा. प्लीज डू दैट. Let me know in case of issues. नेगेटिव स्क्यूड कुछ ऐसा बनेगा. ठीक है, चलिए वो करो. आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब इट. Done. Everyone done? Armin Subran Vivek. Yes. Now, in the case of a negatively skewed distribution, the mode shall be there. Mean यहाँ पे होगा, median somewhere in the middle. तो इस केस में क्या होगा? The mode shall be greater than the median, shall be greater than the mean. ये हमेशा होगा. प्लस यहाँ पे क्या होगा? जैसे सारे घरों की प्राइस 1 लाख है, एक घर की प्राइस क्या है? 0. तो उस केस में the mean shall be pulled down. The mean shall be pulled down because of one extreme observed. ठीक है, that is negative skew. फिर आता है इक्वली स्क्यूड, जीरो स्क्यूड बोल लो या फिर
नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। उस केस में क्या होता है, द मीन इज इक्वल टू मोड इज इक्वल टू मीडियन as all the data is properly skewed। मतलब हर घर की प्राइस कितनी है बोलना, there is no change, there is no change, that is normal distribution। ठीक है, और जिसे हम symmetrical बोलते हैं, that is about skewness, that is about skewness। skewness का जो फॉर्मूला होता है सर वैसे कभी कैलकुलेशन जो आपने एग्जांपल करवाया था उसमें मोड और मीडियन तो सेम था, लेकिन उसका ग्राफ तो अलग बनेगा। I think there's some I think there's some issue either with your internet or mine। I am not able to understand what सर you're saying। आपका स्टक हो रहा है बार बार। बहुत ज्यादा है ना, आवाज से अटक अटक के आ रही है। तो आई डोंट नो, आई थिंक शायद या तो मेरे साइड से इंटरनेट अनस्टेबल आ रहा है, तेरे साइड से है, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड अ क्वेश्चन प्रॉपर्ली। अब ठीक है सर। अब बहुत बेटर है। सर मैं कह रहा हूँ कि जो अभी आपने क्वेश्चन कराया था पहले, उसमें तो वो प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है हाँ ना, क्योंकि मीडियन और मोड तो इक्वल है और ग्रेटर देन तो है ही नहीं। मतलब जो अच्छा, जो ये वाली चीज कह हाँ, रहा है कि मीडियन ये बीच में जो आ रहा है, यस सर। नहीं नहीं, ऊपर वाली, देख वो इसके हमें ऊपर वाली। ये वाली चीज ना, यस सर। हाँ देख हमेशा ये होगा, जो मीडियन होगा वो हमेशा मीन और मोड के बीच में ही लाया करेगा। हाँ, हम जो एग्जाम्पल लिया उसमें ऐसा हो रहा है कि दोनों बराबर आ रहे हैं, वरना मीडियन शैल इधर भी इक्वल और शैल ऑलवेज इन बिटवीन मीन एंड मोड। ठीक है, ये कोई भी तुम डेटा सेट लोगे तो हमेशा ऐसा होगा, ओके। इधर इट शैल बी इक्वल और शैल ऑलवेज इन बिटवीन। ठीक है, यस सर। तो ये कुछ कह रहा था, आगे में कुछ पूछ रहे थे तुम। No, sir, I had to ask nothing. ओके I चलो। just said that I made अच्छा the ठीक। graphs. Now we have skewness which is equal to summation xi minus x bar का whole cube divided by n minus 1। That is the formula for in general। जनरली ऐसे कैलकुलेशन के लिए नहीं आता है, सॉरी n minus 1 कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन का क्यूब। ठीक है, जनरली इसको कैलकुलेट करने का क्वेश्चन नहीं आता है, बट द क्वेश्चन इज जनरली विद रिस्पेक्ट टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ ओवरऑल स्क्यूनेस। ठीक है, उसके रिलेटेड काफी बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलो, आफ्टर स्क्यूनेस कम्स द वेरी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ऑफ कुर्तोसिस। ठीक है, KURTOSIS, KURTOSIS which is कुर्तोसिस। कुर्तोसिस का मतलब क्या होता है, कैसे काम लेते हैं, वो सोचता है। Kurtosis is basically generally concerned with the height of the distribution। ठीक है, कि कोई भी गिवन डेटा है, कोई भी गिवन डेटा है, उसकी हाइट, उसका पीक कितना आ रहा है, दिस entire peak of the data is called as peak and उसकी width। ठीक है, that is concerned with the concept of kurtosis। ठीक है, कुर्तोसिस तीन टाइप के होते हैं, लेप्टोकर्टिक जो आपके सामने है, प्लेटोकर्टिक एंड मीजोकर्टिक। लेप्टोकर्टिक, प्लेटोकर्टिक एंड मीजोकर्टिक। लेप्टोकर्टिक कर्व के केस में क्या होता है ना, कि जो हाइट होती है बहुत ज्यादा होती है। लेप्टोकर्टिक मतलब एक लंबा सा कर्व। ठीक है, तो लेप्टोकर्टिक केस में द हाइट इज वे टू लार्ज। ठीक है, हाइट काफी उसकी लंबी होती है। और लेप्टोकर्टिक के केस में क्या होगा, बहुत सारा डेटा यहाँ पे होगा, इस साइड काफी सारा डेटा होगा आपका, और या फिर इस साइड बहुत सारा डेटा होगा। तो लेप्टोकर्टिक में हम लाइन यूज करते हैं, दैट इज लेप्टोकर्टिक curve will have greater percentage of small deviations from mean, these are small deviations from mean, or a greater percentage of large deviations from mean। ये large deviation है मीन से, तो या तो बहुत छोटा छोटा डेविएशन होगा, बहुत सारे डेटा पॉइंट्स से बहुत सारे हो गए,
from the mean. Okay, so there's a probability of a particular value or either, ठीक है, either it is very close to mean or either very far from, ठीक है. तो यहाँ नहीं, यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा भी हो सकता है, रिलेटिवली थोड़ा ज्यादा है, बिकॉज ओके, आई थिंक माई इंटरनेट गॉट लॉस्ट इन बिटवीन. लास्ट तुमने कहाँ तक सुना था? एंड तक सुनाई दिया था सर. दिया था ना, ऐसे कोई रिपीटेशन दिक्कत नहीं हुई थी ना? नो सर. चलो पढ़िए. सर इनके फॉर्मूले के डिनोमिनेटर में भी n-1 होता है क्या? किसमें? इनके स्क्यूनेस और कुर्टोसिस के डिनोमिनेटर में. 1/n होता है, नॉट n माइनस वन, 1/n. तो जैसे ये वाला फॉर्मूला मैं बाई चांस मिस कर दिया तो नोट करना, तो वो देख ले. तो इसका मतलब ये हमेशा पॉपुलेशन के लिए कैलकुलेट होगा. मैं नहीं समझ में आ रही आवाज, इट्स अगेन गॉट लॉस्ट. ये पॉपुलेशन डाटा के लिए कैलकुलेट होता है. किस डेटा के लिए? अच्छा, पॉपुलेशन डेटा कह रहा है, हाँ. एग्जैक्टली एग्जैक्टली, जब तक आप सैंपल ले रहे हो तो यहाँ पे मैं एन माइनस वन यूज करूंगा, और जहाँ पॉपुलेशन है वहीं यूज करूंगा. करेक्ट, ठीक है. ओके, बस यही पूछना था. आई डोंट नो आज शायद मेरे एंड से हो रहा है तेरे एंड से, बट बहुत थोड़ा सा इशू आ रहा है. ठीक है, चलो कंटिन्यू. सो लेप्टोकोर्टिक केस में क्या होता है ना, either there are very small deviations from mean, or either there are very large deviations from mean. So leptoकोर्टिक केस के हिसाब से L मतलब लंबा है, तो लेप्टोकोर्टिक का बहुत लंबा एक तरीके से वैसे याद रखो तो मतलब इट बिकम्स रिलेटिवली इजी, ठीक है. प्लेटोकोर्टिक कर्व, प्लेटोकोर्टिक कर्व के केस में होता है, उस पे क्या, हाइट कम होती है, ठीक है. जो प्लेटोकोर्टिक कर्व होता है उसकी हाइट थोड़ी सी कम होती है, कंपेयर टू अ कंपेयर टू अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, और कंपेयर टू अ सिमेट्रिकल कर्व इसकी हाइट थोड़ी सी कम होती है, थोड़ा पिचकावा सा होता है ये कर्व, ठीक है. तो ये कर्व हमेशा थोड़ा सा पिचकावा सा होता है, प्लस इसकी जो टेल्स भी होती है ना, इन्हें हम बोलते हैं टेल्स, दीज आर कॉल्ड एज टेल्स. टेल्स ही बहुत पतली होती है, टेल्स ही बहुत पतली होती है, ठीक है. दैट इज प्लेटोकर्टिक. फिर आता है मीजोकर्टिक. जो मीजोकर्टिक होता है, मीजोकर्टिक इज प्रॉपरली लाइक अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और सिमेट्रिकल कर्व, जहाँ पे सब चीजें बिल्कुल. नहीं, हाँ चाहे कॉफी. हाँ, जो मीजोकर्टिक होता है दैट इज प्रॉपरली लाइक अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वहां पे सब कुछ क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है, सारी चीजें बराबर होती है, कोई हाइट कम ज्यादा नहीं होती. इट इज एग्जैक्टली लाइक अ सिमेट्रिकल कर्व और अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. ये तीनों कर्व सबसे पहले क्लियर है, लेप्टोकर्टिक, मीजोकर्टिक, प्लेटोकर्टिक. सिमरन क्लियर है? सिमरन आर यू देयर? चलो, ठीक है. तो दीज आर द थ्री कर्व्स व्हिच आर देयर. अब कुर्तोसिस जो होता है ना, कुर्तोसिस बेसिकली इस चीज में बड़ा काम आता है. उससे हमें समझ में आ जाता है कि पर्टिकुलर डेटा अगर वो जिस टाइप का शेप बना रहा है, उससे उसका रिस्क कितना हो सकता है. जैसे अगर फॉर एग्जांपल प्लेटोकर्टिक के केस में बात करो, तो मुझे पता है कि यार इस केस में रिस्क ज्यादा होगा. क्यों? क्योंकि टेल्स ही फैट है, ये जो टेल्स होती है, दीज आर कॉल्ड एज टेल्स. दिस टेल्स आर आल्सो फैट. या तो डेटा बिल्कुल यहाँ आएगा, या डेटा बिल्कुल यहाँ आएगा. तो डेटा शैल ऑलवेज बी अ लिटिल रिस्की, ठीक है. डेटा शैल ऑलवेज बी अ लिटिल रिस्की.
कॉन्सेप्ट आता है एक्सेस डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है, एक्सेस कुर्तोसिस, सॉरी, एक्सेस कुर्तोसिस का। एक्सेस कुर्तोसिस का मतलब होता है जिस भी डेटा का कुर्तोसिस मोर देन 3 आ रहा है कैलकुलेट होकर। कुर्तोसिस निकालते कैसे हैं? समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का पावर 4 डिवाइड बाय एस की पावर 4 इंटू 1 बाय एन, ठीक है। जिस भी डेटा का कुर्तोसिस, एक्सेस कुर्तोसिस मोर देन 3 आ रहा है, उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेस कुर्तोसिस, ठीक है। जिसका लेस देन 3 आ रहा है उसको बोलते हैं नेगेटिव एक्सेस कुर्तोसिस, और जिसका एग्जैक्टली 3 आ रहा है दैट इज कॉल्ड एज इक्वल कुर्तोसिस, ठीक है। इस तरीके 3 कुर्तोसिस होते हैं। अब जो लेप्टोकर्टिक कर्व होता है ना, उसका कुर्तोसिस हमेशा पॉजिटिव रहेगा, यानी उसमें पॉजिटिव एक्सेस कुर्तोसिस होता है। और जो मीजोकर्टिक और जो प्लेटोकर्टिक होता है उसमें नेगेटिव कुर्तोसिस होता है, उसका यानी कुर्तोसिस लेस देन 3 आता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक फॉलो कर पा रहे हो। आर्यमन, सिमरन, वेट, सर थोड़ा सा लेस देन टॉपिक 3 का मतलब नेगेटिव नहीं है ना? नेगेटिव होगा ना, तो कुर्तोसिस से निकलता है K-3। तो अगर अच्छा, वो बेंचमार्क है। हाँ, 3 इज माय बेंचमार्क 3 इज फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली, ठीक है। सर इसको तो कैलकुलेटर में यस। डालेंगे कैसे? इसका कैलकुलेटर पे निकाल, समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार की पावर 4 डिवाइड बाय एस की पावर 4 इंटू 1 अपॉन एन इंटू 1। सर वो तो तो दिस इज ये तो फॉर्मूला तो समझ जाएंगे, पर इसको कैलकुलेटर में डालेंगे कैसे? नहीं, कैलकुलेटर देखो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कुर्तोसिस और स्क्यूनेस कभी भी आपको कैलकुलेट करने के लिए रेयरली ही आएगा एग्जाम में, ठीक है। बट इसके अराउंड जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत बार आएगा एग्जाम, ठीक है, वो हर बार ही आता है ऑलमोस्ट, वो मोस्ट ऑफ टाइम आता है। तो उस चीज का आपको ध्यान रखना। बाकी इट शैल रियरली टेस्ट यू ऑन द फॉर्मूला पार्ट। फॉर्मूला पार्ट में रेयरली कभी आपको पूछा जाएगा यार। फॉर्मूला पार्ट इज रेयरली आस्क्ड फ्रॉम यू इन द एग्जाम। द पार्ट व्हिच इज आस्क्ड फ्रॉम यू इन द एग्जाम इज मोस्टली विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्सेप्ट, कि कुर्तोसिस क्या होता है, एक्सेस कुर्तोसिस क्या होता है, लेप्टोकर्टिक क्या होता है, प्लेटोकर्टिक क्या होता है, मीजोकर्टिक क्या होता है। ऑल दीज थिंग्स आर आस्क्ड इन द एग्जाम, बट रेयरली द फॉर्मूला शैल बी आस्क्ड इन द एग्जाम, ठीक है। सो डोंट वरी ऑन दैट, ठीक है। हाँ, बट आपको पता होना चाहिए जस्ट इन केस किसी एग्जामिनर का दिमाग खराब हो गया, उसने कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड दे दिया, ठीक है। डोंट वरी ऑन दैट। आपको फॉर्मूले का एक बार आइडिया होना चाहिए, दैट इज द ओनली थिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तीनों का? कॉन्सेप्ट पे समझ पा रहे हो आर्यमन, सिमरन? ठीक, चलो। The next thing which is there is with respect to the next thing which is there. अच्छा, if I am modeling the returns of इन्वेस्टमेंट के रिटर्न से मॉडल कर रहा हूँ, तो उस केस में किसी मॉडल में रिस्क बहुत ज्यादा है। इसका पता मुझे स्क्यूनेस और कुर्तोसिस से कैसा लग सकता है? आउट ऑफ द 3 कुर्तोसिस, which of the which of the 3 kurtosis best represent the investment returns amongst the 3 kurtosis which are there? Which of them represents the investment returns? मीजोकॉर्टिक। कौन सा? मीजोकॉर्टिक सर। मीजोकॉर्टिक? मीजोकॉर्टिक तो हुई कभी भी, कभी भी आपको एक लाइफ में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाए बहुत बढ़िया किसी भी डेटा में, हमेशा डेटा स्क्यूड ही होता है। तो इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स तो बिल्कुल मॉडल हो ही नहीं सकते मीजोकॉर्टिक से। इन तीनों में कौन सा हो सकता है? The best representation is being done by Platocortic. Platocortic best represents the investment returns. Why? Because investment returns में क्या है? रिस्क है, और रिस्क सबसे ज्यादा कौन अच्छी तरह डिनोट करता है? प्लेटोकर्टिक, बिकॉज उसकी हाइट भी ज्यादा होती है और टेल्स भी फैट होते हैं। टेल्स मतलब लार्ज डिविएशन फ्रॉम मीन, ठीक है। टेल्स का मतलब क्या होता है?
ये टेल्स क्या है? Large deviation from mean. Since these are fact, which means there's increased risk in the investment which is being done. ये deviation from mean समझ पा रहे हो ना? Large deviation from mean मतलब कि average return 10% और यहाँ पे आ रहा है 25% और यहाँ पे आ रहा है 5%. तो large deviation from mean मतलब risk बहुत ज्यादा. ठीक है. सो प्लेटो कटे केस में ये होता है. और अगर मैं बात करूं क्यूनेस के हिसाब से, क्यूनेस के हिसाब से क्यूनेस के हिसाब से कौन सा रेलेवेंट रहेगा? That shall be negatively skewed. That shall be negatively skewed. Why negatively skewed? Because in the case of negative skewness, there are outliers which can push your average return downwards. Okay, there are outliers which can push your average return downwards. That is also something which is associated with risk, and that is also something which is associated with investment return. ठीक है. Can you give us an example, sir? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि हम बात करते हैं 2020 से 2021, 2020 अप्रैल ऑनवर्ड्स. ठीक है. till 2021, every Tom, Dick and Harry in the market earned huge returns during this time. हर किसी ने इस टाइम में मार्केट में बहुत पैसा कमाया. Everyone earned huge returns in the market during this time. Because of this, certain people started investing in 2021, and then they entered the market of 2022. 2022 was a time when the Nifty itself produced only 4% return. Nifty ने केवल 4% रिटर्न दिया. अब उसकी वजह से क्या हुआ? जिन लोगों ने यहाँ पे अच्छा पैसा कमाया था, they lost a lot of money over there, which eventually pulled their return down. So that can also happen in the market anytime soon, that because of something, your returns are being pulled downward. Because of a negative turn of events, your average return is pulled downwards. Everyone, I hope it's clear now. Yes, sir. Moving forward, it's 1:30 now, है ना? So let's take a 10-minute break आराम से, and फिर इस पे start करते हैं. Let's connect at 1:40. ठीक है. 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर वापस स्टार्ट करते हैं. Then we have one more topic left. Okay. Now we will understand the concept of covariance, covariance and correlation. ठीक है. Now, before moving on to the topic, let's understand the relevance of that. कि why are we, studying this topic? So basically क्या होता है ना, whenever we are given two data set, let's say मेरे को ये देखना है कि जो क्रूड ऑयल है, ठीक है, एंड निफ्टी है, इनके रिटर्न्स में क्या रिलेशन, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द रिटर्न्स ऑफ निफ्टी एंड क्रूड ऑयल. ठीक है. इनके रिटर्न्स में क्या आपस में क्या रिलेशन है, वो मुझे समझना है, मैं जानना चाहता हूँ. तो मैं क्या कर सकता हूँ? आई कैन अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ कोवेरियंस एंड कोरिलेशन. ठीक है. मैं इन कॉन्सेप्ट को यूज करके या फिर स्कैटर प्लॉट, इनको यूज करके मैं समझ सकता हूँ. तो पहले मैं चालू करता हूँ स्कैटर प्लॉट से. ठीक है. व्हाट इज स्कैटर प्लॉट? सो स्कैटर प्लॉट इज जस्ट लाइक अ ग्राफ. ठीक है. एक ग्राफ होता है जहां पे यहाँ पे एक्स वैल्यू से, जहाँ पे वाई वैल्यू, और वहां पे मैं क्या करता हूँ, लेट से अगर क्रूड ऑयल की प्राइस हो रही है 100 और निफ्टी की प्राइस है लेट से 20,000, दैट शैल बी 1 पॉइंट. अब क्रूड ऑयल हो गया लेट से 105, निफ्टी हो गया 20,100. तो ये डेटा पॉइंट, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, ऐसे करके मैं डेटा पॉइंट प्लॉट करता हूँ सारे. अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे डायरेक्शन पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है? इज द डायरेक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव? इज द डायरेक्शन पॉजिटिव या नेगेटिव?
ये सिमरन, सिमरन आपका माइक ओपन हो रहा है पता है, बट आपकी आवाज नहीं आ रही कभी भी। आई डोंट नो व्हाट्स द रीजन, बट तुम्हारा माइक ओपन होता है और आवाज नहीं आ रही है। Okay, since I'm not able to hear your answer, I'll say the direction is obviously positive. The direction is obviously positive. तो हम ये बोल सकते हैं जो एक्स एंड वाई है यानी निफ्टी और क्रूड ऑयल है वो पॉजिटिवली रिलेटेड है। पॉजिटिव रिलेटेड है मतलब कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा और एक गिरेगा तो दूसरा भी गिरेगा। दैट इज नोन एज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो अगर मार्केट में मुझे पता लग रहा है कि यार क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ रही है तो मैं क्या कर सकता हूँ, निफ्टी परचेज कर रख सकता हूँ उस केस में, क्योंकि मुझे बता रहेगा कि यार अब निफ्टी भी इंक्रीज करेगा ही करेगा। दैट इज द यूज ऑफ स्कैटर प्लॉट। दैट इज द यूज ऑफ स्कैटर प्लॉट। अब इसी रिलेशनशिप को बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स अगर मैं मैथमेटिकली समझना चाहूँ, मैथमेटिकली उसे कैलकुलेट करना चाहूँ, थ्रू मैथ्स में उसे कैलकुलेट करना चाहूँ, तो उसके लिए मैं यूज करता हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ कोवेरियंस। फॉर दैट वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ कोवेरियंस। कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या होता है? कोवेरियंस का फॉर्मूला इज समेशन एक्स माइनस एक्स बार y माइनस y बार डिवाइड बाय n माइनस 1। वापस वो लिखता हूँ, समेशन यहाँ पे ब्रैकेट x माइनस x बार डिवाइड बाय n माइनस 1। दैट इज द फॉर्मूला फॉर covariance. Covariance is basically it tells you how two variables are moving together, जैसे हमने x and y में देखा, निफ्टी क्रूड ऑयल में देखा, but with the help of maths, with the help of some data point. It helps you understand how two variables are moving together. That is used in the calculation of covariance. That is used in the calculation of covariance. But इसमें अब एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या आती है? इट कैन रेंज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। यहाँ से यहाँ तक कोई भी वैल्यू ले सकता है। कोवेरियंस की वैल्यू कहीं यहाँ से कहीं तक भी जा सकती है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कहीं तक भी जा सकती है। तो उसका फिर फायदा क्या हुआ, है ना? इसमें दिक्कत आएगी अपन को। तो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम हमने एक कॉन्सेप्ट और डेवलप किया। हमने डेवलप किया कॉन्सेप्ट ऑफ कोरिलेशन। एक्स बार वाई माइनस वाई बार जो हमारा कोवेरियंस होता है, कोवेरियंस का हम डिवाइड कैसे कर दिया? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, यानी कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कोरिलेशन। आई होप ये समझ पा रहे हो जो तीन चीजें हमने कवर की, स्कैटर प्लॉट, कोवेरियंस एंड कोरिलेशन। आर्यमन, सिमरन एंड विवेक here. Arjun, able to follow till now? Yes, sir. Yes, Arjun, are you there? Okay. yes, yes, yes. Okay. ठीक. Okay. ठीक. That is the concept of correlation. अब correlation की सबसे अच्छी चीज क्या होती है? It lies between -1 to 1. ये ही एक डिफाइंड रेंज है। अनलाइक कोवेरियंस जिसकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जा सकती है, यहाँ पे -1 to 1 के बीच में आ जाता है। तो मुझे समझ में आ जाता है कि यार -1 to 1 है। अगर किसी का कोरिलेशन -1 के प्लस बहुत पास में आ रहा है तो उसका मतलब क्या है कि दोनों वेरिएबल में बहुत हाई नेगेटिव कोरिलेशन है। अगर किसी डेटा में कोई दो वेरिएबल का जो कोरिलेशन है वो +1 आ रहा है, इसका मतलब दोनों में बहुत हाई पॉजिटिव कोरिलेशन है। मतलब अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा ही बढ़ेगा, अगर नेगेटिव है तो मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा गिरेगा। दैट इज नेगेटिव So कोरिलेशन। direct पॉजिटिव and का मतलब क्या inverse होता है? proportionality. एक बढ़ेगा तो दूसरा भी इंक्रीज करेगा। एग्जैक्टली, डायरेक्ट और इनवर्स वैसे ही बोल सकते हो। ठीक है, तो दैट इज कोरिलेशन। ठीक है, अब मान लो, अच्छा अब मान लो एक और चीज आती है विच इज स्प्यूरियस कोरिलेशन। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है स्प्यूरियस। ठीक है, जैसे व्हेन आई वाज मतलब आई थिंक व्हेन आई वाज आई थिंक 7 और 8, तो मेरे को ऐसा लगता था कि व्हेनेवर माय सिस्टर टेक्स अ आफ्टरनून नैप, इंडिया विंस द मैच, है ना? मेरे को ऐसा लगता था कि जब भी मेरी दीदी है ना दोपहर में थोड़ा सोएगी तो इंडिया मैच जीतेगी। एंड आई यूज्ड टू लिटरली आफ्टर कमिंग फ्रॉम स्कूल आई यूज्ड टू लिटरली बेग हर टू स्लीप कि तू सो जा प्लीज, कैसे भी सो जा, इंडिया मैच जीत जाएगी। सो आई यूज्ड टू फोर्स हर टू स्लीप। ठीक है, बट इन रियलिटी
हर टेकिंग आफ्टरनून नैप एंड इंडिया विनिंग द मैच, उसमें कोई लॉजिक नहीं है, उसमें कोई कोरिलेशन नहीं है। तो ऐसे जो अंधविश्वास होते हैं ना, इनको हम बोलते हैं स्पूरियस कोरिलेशन। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर अभी किसी ने वर्ल्ड कप देखा हो, फुटबॉल वर्ल्ड कप जो हुआ था, तो मेरे को ऐसा लगता था कि जब भी मैं एक पर्टिकुलर साइड ऑफ द सोफा पे बैठता हूँ, तो क्या कहते हैं, अर्जेंटीना मैच जीतती है। ठीक है। बट अगेन कोई उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, मेरे उस पर्टिकुलर कोने में बैठने में उसे कोई फर्क नहीं पड़ा कि अर्जेंटीना मैच उसे जीतेगी नहीं जीतेगी। बट सिंस इट्स लाइक अ थॉट प्रोसेस, एक अंधविश्वास बन जाता है मन में, तो दैट इज स्पूरियस कोरिलेशन। कि दो चीजों का हमने कोरिलेशन निकाला, कोरिलेशन बहुत हाई आया, बट एक्चुअली उनका आपस में कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है। वो आपस में कुछ लॉजिक नहीं है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ कोइंसिडेंस दैट इट केम आउट टू बी ट्रू। दैट इज स्पूरियस कोरिलेशन। ठीक है। आई होप ये सारी अभी तो यहाँ तक चीजें समझ पा रहे हो एवरीवन। इफ दीज थिंग्स आर क्लियर, then please Yes, sir. then please solve this question. Very easy question. एक easy क्वेश्चन दिया है मैंने। वेरिएंस ऑफ स्टॉक ए इज 0.0028, स्टॉक बी का वेरिएंस है 0.0124, कोवेरिएंस 0.0058। आपको कोरिलेशन निकालना। ठीक है। और अगर कोरिलेशन फॉर्मूला बाय चांस नोट नहीं कर पाए, मिस हो गया, कुछ हो गया, तो ये रहा। सर 0.98। 0.98। 98। ठीक है। लेट अस आल्सो कैलकुलेट, फिर देखते हैं। 0.9842. सिमरन, तुम्हारा आया आंसर? वेरी गुड, शाबाश। ठीक है। चलो, कम टू मॉडल क्विज 3.2। इसमें 3 क्वेश्चन है, इजी से क्वेश्चन है, आराम से टेक 2-3 मिनट्स, तसल्ली से सॉल्व करो प्लीज। 3 क्वेश्चन है 3.2 में। डन।
Everyone done with the 3 questions? Yes, sir. Okay. Chalo. Let's come to the first question. Which of the following is most accurate regarding a distribution that has a mean greater than the median? It is positively skewed, obviously highly likely. It is symmetric, no. It has positive excess kurtosis, can't say. The answer shall be option A. Okay, right? Question 2. A distribution of returns that has a greater percentage of small deviation from mean and a greater percentage of large deviation from mean. लाइन पढ़ के ही पता लग रहा है कौन सा होगा, कौन सा टाइप का कर्व है, लेप्टोकर्टिक, प्लेटोकर्टिक, मेसोकर्टिक? Platocartic. लेप्टोकर्टिक. तो आंसर shall be option B. B, positive excess kurtosis, है ना? Third question. The correlation between two variables is 0.25. The most appropriate way to interpret this is a scatter plot of the two variables likely to show a strong linear relationship. Doesn't look likely because scatter plot में अगर होता है strong नहीं हो सकता. 0.25 is quite less. ठीक है? When one variable is above its mean, the other variable tends to be above its mean as well. ये थोड़ा सा likely लग रहा है. देखो इस point का मतलब समझो. ये कोरिलेशन का फॉर्मूला होता है. ये इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है. ये कोरिलेशन का फॉर्मूला होता है. ये दोनों वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव होगी, ये तो नेगेटिव हो नहीं सकती. और यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव डिनोट करता है कि इन दिस आल्सो अबव इट्स मीन. ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव. तो ओवरऑल कोरिलेशन क्या आएगा? पॉजिटिव. अगर ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, या ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो क्या होगा? नेगेटिव. इफ सो ऑप्शन बी में व्हेन वन वेरिएबल अबव इट्स मीन and the other variable tends to be above its mean. बिल्कुल ठीक है, ये थोड़ा सेंस बना रहा है. सी ऑप्शन देखते हैं. चेंज इन वन ऑफ द वेरिएबल यूजुअली कॉजेस द अदर वेरिएबल टू चेंज. एक चीज याद रखना और ये लाइन लिख लेना अपने नोट्स में. कोरिलेशन डजंट मीन कॉजेशन. कोरिलेशन का मतलब कॉजेशन नहीं होता. इट कैन नॉट कॉज. ठीक है, जैसे मैंने बोला कि माय सिस्टर टेकिंग अ नैप in the afternoon doesn't mean India is gonna win. It cannot cause a particular thing. It can only denote. It can only signify. So the option which makes sense is option B. ठीक है? Argument clear? सर ये स्ट्रेंथ और डायरेक्शन दोनों बताता है. Vivek, you have to speak again or type in the chat box. नहीं समझ में आया मेरे को. स्ट्रेंथ और डायरेक्शन दोनों बताता है कोरिलेशन. क्या strength और डायरेक्शन मतलब किस जो पॉजिटिव है नेगेटिव. हाँ स्ट्रेंथ मैंने बोला कि कोवेलेंस यूज कर रहे हैं. Not able to understand you, Vivek. I'm not able to understand you. Your internet is fluctuating a lot. मतलब I have checked my internet. मेरा ठीक आ रहा है, तेरे तरफ से अनस्टेबल है थोड़ा इंटरनेट. ओके. जो कोवेलेंस है वो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में कोई भी डिसीजन लेता है. Since वो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जाता है, there is a possibility of the covariance moving from minus infinity to plus infinity. We never know where it is gonna land. So I might never understand the strength of degree of relation between two variables. तो उसको सिग्निफाई करने के लिए और उसको एक नंबर फॉर्म में लाने के लिए हमने क्या करा? हमने यूज करा कोरिलेशन, जिसमें हमने क्या करा? कोवेरियंस को डिवाइड कर दिया बाय इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन. उससे मुझे पता लगे रेंज डिफाइन हो गई -1 to 1. अभी डिफाइंड रेंज है, इसके बीच में अगर कोई बिल्कुल एक्सट्रीम एंड्स में आता है तो उसका मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग लीनियर रिलेशनशिप. और इनके बीच में आता है तो दैट मींस एक पॉजिटिव या नेगेटिव उसका रिलेशन का है. ठीक है, माइथोनियम का स्ट्रॉन्गली कोरिलेटेड हो, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी आ गया. ठीक है, तो स्ट्रेंथ और डिग्री दोनों पता लग रही है मुझे. ठीक है, डाउट इज क्लियर विवेक? ठीक है,
सर चलो कोवेरिएंस से नहीं स्ट्रेंथ आई पता थिंक लगती, कोवेरिएंस से नहीं पता लगती ना स्ट्रेंथ, उससे बस डायरेक्शन पता लगती। हाँ माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी है। मैंने बोला कोवेरियंस आ रहा है मेरा 1,10,1520, 520, 1,10,520। अब उस समय समझ में थोड़ी आ रहा है कि वो 1,05,220 क्या है। आई एम नॉट एबल टू यू नो जस्टिफाई क्या उससे ज्यादा हो सकता है, क्या उससे कम हो सकता है। Is there anything which is less than that? Is there anything which is more than that? वो मुझे पता नहीं है, तो हाउ कैन आई से ऑन दैट। ठीक है, मैं उसमें फिर कुछ पता कर सकता हूँ। ठीक है, इसलिए हम कोरिलेशन यूज करते हैं जहाँ पे डिफाइन हो जाता है